के अंतिम प्रतियोगी हैं पवन शर्मा। पवन जी वीडियो ऑन करें। पवन शर्मा, मेरी आवाज आ रही है? पवन शर्मा, पवन जी मोबाइल को आड़ा कर दीजिए, घुमा दीजिए मोबाइल को। पवन जी मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ ठीक है। आपको आवाज आ रही है पवन जी? जी सर। ठीक है जी। अतुल सर। जी पवन जी, आवाज आ रही है? मुझे सुन पा रहे हैं? जी सर। जी सर, गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग पवन जी। पवन जी, आप जी इंजीनियर हैं। जी सर। 2016 में आपने बीटेक किया है, लेकिन तब से कुछ काम नहीं कर रहे हैं आप? नहीं सर, ऐसा नहीं है, मैं प्रिपरेशन फेज में हूँ सर। मैं मेरा एलएनटी में प्लेसमेंट हुआ था कॉलेज कैंपस से ही। तो लेकिन मेरा जो कॉलेज में ही और एक तरीके से कह सकते हैं मैं अट्रैक्ट हुआ या इंटरेस्ट हुआ कि मेरे को गवर्नेंस में पार्ट करना है। जो मेरा पोटेंशियल है या फिर जो मैं करना चाहता हूँ उसमें एक वाइडर पर्सपेक्टिव गवर्नेंस का पार्ट बन के मिलेगा, बजाय जो इंजीनियरिंग की जो सर्विसेज रहेंगी उनमें उतना जो मेरा हॉराइजन रहेगा वो थोड़ा लिमिटेड रहेगा तो और उतना मैं उसमें अपना ये ज्ञान बेस्ट नहीं दे पाऊंगा। आपको रोक रहा हूँ, ये ज्ञान प्राप्ति कब हुई आपको कि बीटेक करके आपने बहुत बड़ी गलती की जिंदगी में? नहीं सर, गलती नहीं है सर। सर एक्चुअली अगर हम 12th के बाद कोई एस्पायरेंट ये कहे कि मेरे को ये करना है तो हो सकता है कुछ लोगों को ये पहले पता चल जाता होगा, लेकिन मेरे को ये रियलाइजेशन 12th के बाद नहीं मिला। मेरे को कॉलेज में जब मैंने आसपास देखा, दोस्तों को देखा, उनकी जॉब प्रोफाइलिंग देखी, सीनियर्स को देखा, तब मुझे रियलाइज हुआ कि सर मैं जो जो अपनी इंडस्ट्री है उसके बजाय मैं गवर्नेंस का पार्ट बन के ज्यादा एक तो अच्छा फील होगा, अपना बेस्ट दे पाऊंगा उसमें। मैं एक पैशनेट वर्कर की तरह काम करूंगा तो उसमें मेरे को ये बोझ नहीं लगेगा, मैं उससे इंटरेक्टिव रहूंगा। साथ में जो अगर पैशन के साथ मैं काम करूंगा तो मैं उसमें अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा और जो वर्किंग आवर्स के रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं या फिर और कुछ जो प्रॉब्लम्स रहती है वो मेरे सामने नहीं आएंगी। अच्छा अच्छा। अगर सरकार कहे कि हम सैलरी नहीं देंगे, बिना सैलरी के आप अपने पैशन को पूरा करने आ जाइए, तो आ जाएंगे आप? नहीं सर, एक्चुअली मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ तो अर्निंग भी एक बड़ा इश्यू है। तो अर्निंग के साथ में अगर पैशन फॉलो करने को मिल जाए तो दैट्स द ओनली मोटिव ऑफ एनी पर्टिकुलर जॉब। ओके, तो 4 साल से आप अभी तैयारी ही कर रहे हैं अपने पैशन के लिए? जी सर। तो क्या कमी है आप में कि आप 4 साल लग गए यहाँ तक पहुंचने में? नहीं सर, 2016 में मैं पास आउट हुआ, उसके बाद में फिर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की। एक बार यूपीएससी का सिविल सर्विसेज का एग्जाम दिया तो उसमें मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था। उसी के बाद में 2018 में आरएएस की वैकेंसी निकली तो वो अभी आपके सामने वो प्रोसेस चल रहा है। साथ में मैंने यूपीएससी का एक और एग्जाम दिया, सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट, वो गजेटेड रैंक का था। तो उसमें अभी रिसेंटली इंटरव्यू कंडक्ट हुए हैं, उसका रिजल्ट अवेटेड है। और उसके बाद तो ये सर जो प्रोसेस है वो चल रहा है। ओके, चलिए, अगर आपका सीएपीएफ में हो जाता है और यहाँ भी हो जाता है तो किसको चुनेंगे आप दोनों में से? सर ऑब्वियसली जो मेरी प्रेफरेंस है वो अपने स्टेट सर्विसेज में सर्व करने की रहेगी, क्योंकि यहाँ पे जो सीएपीएफ है उसमें वो जो वर्किंग की जो रेंज है वो अलग टाइप की है। मैं लोगों के बीच में काम करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं जैसे मैंने अपनी चॉइसेस भरी हैं। आपकी पर्सनालिटी को देख के ऐसा फील हो रहा है कि आप दूसरों का हक मारना जानते हैं, बस केवल अपने भी नहीं खाते हैं, दूसरे को खाने भी नहीं देते हैं। एक आपने बीटेक की सीट एक बच्चे की मार दी, अब एक सीएपीएफ की सीट भी आप मार देंगे, नहीं तो कोई और एक सिलेक्ट हो जाता। नहीं सर, उसमें रिजर्व लिस्ट का वो प्रोविजन है, उसके अकॉर्डिंग अगर मैं ज्वाइन नहीं करूंगा तो वो अगली जो रिजर्व लिस्ट रहेगी उसमें अगला बंदा ज्वाइन करेगा। जी सर। अच्छा अच्छा। और सर ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने इंजीनियरिंग की तो किसी की सीट खाई है या फिर और कुछ है। इंजीनियर्स की संख्या काफी है, ऑलरेडी उतने हैं कि मतलब वो लेबर फोर्स में उतनी भी कमी नहीं है। मतलब आगे देश को अब इंजीनियरों की जरूरत नहीं है, सीधे शब्दों में। और मैं अगर इंजीनियर बन के
गवर्नेंस में भी जो टेक्नोलॉजी उसका पार्ट डे टू डे लगातार बढ़ने वाला है। चलिए ठीक है, आप तो यहाँ पे जो ठीक है, आप अपनी मुझे 2 क्वालिटी बताइए कि आपको आरएस अधिकारी बना दिया जाए। जी सर। सर एक तो मैं कहना चाहूंगा मेरा पैशन है जो और अदर क्वालिटीज पे काफी कुछ डोमिनेट कर जाएगा। और दूसरी कह सकता हूँ सर मैं हार्ड वर्किंग एंड डिसिप्लिन्ड हूँ। प्रशासन में तो हमें स्मार्ट वर्कर चाहिए, हार्ड वर्कर नहीं चाहिए। वो तो नरेगा के मजदूर होते हैं हार्ड वर्कर, हमें तो स्मार्ट वर्कर चाहिए। जी सर। सर कह सकते हैं इंजीनियरिंग के करने के बाद स्मार्टनेस का फैक्टर ऑटोमेटिकली जनरेट होता है और साथ में उसके लिए तो लगातार हार्डवर्क करना ही पड़ता है, तभी स्मार्ट बन पाएंगे। कोई भी बॉर्न स्मार्ट नहीं होता जी। चलिए, लगातार एफर्ट्स करने पड़ते हैं। बहुत अच्छी बात है। स्मार्ट में जो स्मार्ट शब्द है उसमें SMART इन सब के अलग अलग मतलब होते हैं, जरा समझाइए मुझे। जी सर। जी सर, एक सेकंड सर। सर एस का मतलब अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, एम से कंटिन्यू करता हूँ, मैं एस का वापस से बता दूंगा। हेलो सर। जी हाँ बताइए, आवाज आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। जी जी जी। सर एम का मतलब है मोबाइल हो, और ए का मतलब अकाउंटेबल हो, अलर्ट हो, आर का मतलब रिस्पॉन्सिबल हो, साथ में रिस्पॉन्सिव भी हो, टी का मतलब टेक्नो से भी हो, और एस का मतलब सर चलिए एस का मैं बता देता हूँ, सिंपल हो, स्मॉल हो। जी जी। तो आपने 2 शब्द यूज किए, एक रिस्पॉन्सिव और एक रिस्पॉन्सिबल। इन दोनों का डिफरेंस मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे। जी सर। सर रिस्पॉन्सिव का मतलब है कि हमको कोई भी अप्रोच करता है तो उसके लिए जवाब मिलना चाहिए जो वो एक्सपेक्टेड है, जिस काम के लिए वो आया उसका रिस्पॉन्स करना है, उसको इग्नोर नहीं करना है। और रिस्पॉन्सिबल का मतलब है कि कोई जो भी काम कर रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करें, किसी उसको नेग्लिजेंस में ना करें, उसको एज ए कैजुअलिटी में ना करें, उसको सीरियसनेस से, अलर्टनेस से बराबर से करें। ठीक है, चलिए ये बताएं मुझे कि मूवी देखते हुए मेडिटेशन करना संभव है क्या? सर मेडिटेशन का मतलब ये मेरे को जो समझ में आता है वो ये है कि मेडिटेशन जो और थॉट हैं उनको हम ब्रेक लगा के केवल एक ही जगह पर टिक जाएं, कंसंट्रेट करें उसी एक थॉट के ऊपर। और जो उसकी अल्टीमेट स्टेज है वो है कि जो थॉट्स हैं उनके बीच में जो गैप आता है उसी पे। हेलो सर। जी हाँ बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, बताएं। जी। तो जो उसकी अल्टीमेट स्टेज है जो मेडिटेशन की, वो ये है कि जो थॉट्स उठा है और उसके बाद जो उठने वाला उसका गैप लगातार बढ़ता जाए। तो जब मूवीज देखते हैं सर तो उसमें यही होता है कि जब इतनी उसके कंसंट्रेशन से देखें कि और जो हमारे इधर उधर के विचार है वो अपने आप कम हो जाएं, और साथ में हम उसी मूवी पर फोकस करें, उसकी कंटेंट पर फोकस करें केवल। तो कह सकते हैं ये मूवी देखना भी एक तरीके का मेडिटेशन है। अच्छा, वेरी गुड। तो फिर मूवी ही देखें, फिर मेडिटेशन अलग से करने की क्या जरूरत है? लगातार चलता जाएगा, उसमें थॉट प्रोसेस दिमाग का बंद नहीं होगा सर, क्योंकि मूवी में कोई एक सीन आएगा, उसके बाद कोई अगला सीन आएगा, उसके बाद अगला सीन आएगा, तो कहीं ना कहीं हमारे जो विचार हैं वो लगातार चलते रहेंगे। लेकिन मेडिटेशन में होता है कि सर हमको विचारों का जो प्रवाह है वो उसको कम करना है ताकि हम कॉन्सेंट्रेट कर पाए। ओके, चलिए इनर सेल्फ है उसको तभी जान पाएंगे सर। ठीक है, रिसेंटली कौन सी मूवी देखी है आपने? सर रिसेंट में मैंने वेब सीरीज देखी और एक मूवी देखी है। मूवी थी रात अकेली है, जिसमें वो क्राइम थ्रिलर थी, और जो वेब सीरीज है वो मैंने पाताल लोक एंड वो दिल्ली क्राइम्स देखी हैं। अच्छा, मतलब क्राइम से जुड़े मूवीज देखना आपको ज्यादा पसंद है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, मैं सारे जॉनर्स की मूवी देखना पसंद करता हूँ, लेकिन रिसेंट मूवीज जो देखी हैं वो उसमें ये थी लिस्ट में। अच्छा, जो आपकी ये हॉबी है मूवी देखना, ये प्रशासन में कुछ यूज हो पाएगा इस मूवी हॉबी का? जी सर। कैसे? सर कह सकते हैं कि जो मूवीज हैं वो समाज का आईना होती हैं, तो समाज में अगर हमको किसी की समाज में जो लोगों की मेंटेलिटी जाननी है, उनके थॉट प्रोसेस को जानना है, तो मूवी हमारे लिए एक बहुत बेहतर किस टाइप से वो देखते हैं समस्याओं को, किस टाइप से वो समाज को देखते हैं, ये अलग नजरिया प्रोवाइड करती हैं और अलग अलग पर्सपेक्टिव मिलते हैं जो मूवी से मिल सकते हैं, एक इजी वे में, एंटरटेनमेंट वे में मिल सकते हैं।
तो ये एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत हेल्पफुल रहेगा। रिलीज हुई है, उसमें नाम को लेके कुछ विवाद हो गया था। जी सर। क्या इशू था? सर रिसेंट में मूवी आई थी लक्ष्मी बॉम्ब करके, नाम आई थी। तो जैसे जो उसमें लक्ष्मी के नाम के पीछे बॉम्ब लगा दिया गया था, लेकिन जो रिलीजियस सेंटीमेंट की वजह से इसका जो टाइटल था उसमें बॉम्ब बाद में ड्रॉप किया गया। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। थोड़ा प्रशासन की तरफ चलते हैं। डिसीजन मेकिंग बताइए मुझे, क्या होता है? सर डिसीजन मेकिंग के डिसीजन मेकिंग यही है कि कोई जो इश्यू है हमारे हाथ में, जो टास्क है, उसमें उसके सारे पहलू, उसको प्रोज एंड कॉन्स को डिसाइड करें, उसको देखें, उसका फिर डिसीजन लें। ये स्टेप पर्टिकुलरली उठाना है। हर्बर्ट साइमन का कुछ कंट्रीब्यूशन है डिसीजन मेकिंग के फील्ड में? ये स्टेप्स उसको प्रॉब्लम को एड्रेस इन। जी, मैंने पूछा कि हर्बर्ट साइमन का भी कुछ कंट्रीब्यूशन है डिसीजन मेकिंग के फील्ड में? जी सर, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर, सॉरी सर। क्या प्रश्न नहीं सुन पाया? नहीं सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर अभी। अच्छा, रिकॉल नहीं कर पा रहे, चलिए कोई बात जी नहीं। सर। लीडरशिप और मोटिवेशन में क्या डिफरेंस होता है? सर मोटिवेशन मेरे हिसाब से एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से लीडर्स, ये जो लीडर्स होते हैं अपनी लीडरशिप एग्जर्ट करते हैं, साथ में जो उनका मोटिव रहता है, जो डिजायर्ड रिजल्ट हैं, डिजायर्ड आउटकम है, उनको अचीव करने के लिए जो अपने फॉलोअर्स हैं उनको उस डायरेक्शन में चैनलाइज करते हैं उनकी एनर्जी को, और वो पॉजिटिव जो उनके एक्सपेक्टेड रिजल्ट हैं, एक्सपेक्टेड आउटकम, उनको प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। एक लास्ट प्रश्न का मुझे जवाब दीजिए, हमारे संविधान का सबसे विवादास्पद सेक्शन कौन सा लगता है आप, और क्यों? जी सर। सर मेरे हिसाब से जो सबसे विवादास्पद जो सेक्शन है उसमें मेरे ख्याल से फंडामेंटल राइट्स है, क्योंकि उसमें जो सिटीजन्स को राइट्स दिए गए हैं वो काफी कॉम्प्रिहेंसिवली दिए गए हैं, लेकिन चूंकि उसकी जो लैंग्वेज है काफी कॉम्प्लिकेटेड है, और उसमें बहुत सारे जो डायमेंशंस हैं लगातार इंटरप्रिटेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं, और चूंकि इसमें डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया जा सकता है, तो इस वजह से बहुत सारे जो डिस्प्यूट हैं तो उसमें लगातार अराइज होते रहते हैं। और कह सकते हैं जो रिसेंटली जो राइट टू प्राइवेसी था, एक अच्छा जजमेंट था सिटीजन्स के राइट्स को एंश्योर करने के लिए, तो उसमें भी जो सुप्रीम कोर्ट है उसने उसमें इंटरप्रिटेशन का जो सहारा लिया है, वो काफी कुछ कंफ्लिक्टिंग हो सकता था सुप्रीम कोर्ट के बीच में और जो गवर्नमेंट ऑफ द डे उनके बीच में। ओके, तो उनमें बहुत सारे इंटरप्रिटेशन होने की वजह से ये विवादास्पद बनता जाता है। ठीक है, वेरी गुड। राजेश सर। जी सर। पवन जी सुन पा रहे हैं? जी सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ये बताइए, भारत में सर आपका इंजीनियर का पद कितना पुराना है? सर आप विजिबल नहीं हो रहे। नहीं, ऑन है, वीडियो ऑन है। ओके सर। सर मैं इस फैक्ट से अवगत नहीं हूँ सर। अच्छा। पहले इंजीनियर विश्वकर्मा को मान सकते हैं क्या? जी सर, जो एंशिएंट पीरियड्स, जो हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग विश्वकर्मा को सबसे पुराना इंजीनियर मान सकते हैं सर। अच्छा, क्या क्या बनाया उन्होंने माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग? सर जो इंद्रप्रस्थ जो पांडवों की राजधानी थी, जो उनके उसके बाद में जो उन्होंने वहां पे अपने यज्ञ वगैरह किए थे, तो वो इंद्रप्रस्थ नगर की जो रचना थी वो विश्वकर्मा ने की थी। साथ में जो उनको देवताओं का इंजीनियर बोलते हैं, तो उनके जो भी उनके कंस्ट्रक्शंस हुए होंगे वो उन्होंने ही किए होंगे। अच्छा अच्छा, साइंस फील्ड से हैं तो आप बताइए, भारत के प्रमुख भौतिक विज्ञानियों के नाम बताइए। जी सर। सर सीवी रमन, सर अभी तो वो
सर एक सेकंड सॉरी सर, अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा। चलिए रसायन शास्त्रियों के नाम बता दीजिए। सर पीसी रे, जो जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे हुए थे, वो उनका नाम है केमिस्ट के तौर पे। एक ही नाम याद आ रहा सर। और गणितज्ञों के? सर गणितज्ञों में भास्कराचार्य कह सकते हैं, उसके बाद में आर्यभट्ट का भी कंट्रीब्यूशन है, और उसके बाद में वरामिर है, उनका भी कंट्रीब्यूशन है। उसके बाद में फिर रामानुजम हैं, जो रिसेंट जो पिछली सेंचुरी में थे, उनका भी काफी कंट्रीब्यूशन है। अच्छा, विद्युत का आविष्कार कब हुआ? जी सर। सर जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम पे ही इसका आविष्कार हुआ है। अच्छा, अभी विश्व के टॉप 3 अमीर व्यक्ति कौन है? सर वॉरेन बफेट का नाम ही मैं श्योरली कह सकता हूँ, बाकी मेरे को कंफर्म नहीं है सर। वॉरेन बफेट तो टॉप 3 में आते ही नहीं, उन्होंने तो अपनी संपत्ति दान कर दी, अब वो बहुत पिछड़ चुके हैं। तो सर चलिए कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। आज 2nd नंबर पे एलन मस्क का नाम आ चुका है, आज की डेट। जी सर। कौन है एलन मस्क? सर एक कंपनी है टेस्ला, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी बनाती है, साथ में एस्ट्रोनॉमी पे भी काम करती है। जो जैसे उनकी एक जो कंपनी है सब्सिडरी, वो स्पेस एक्स करके मिशंस पे भी काम करती है। और मोस्टली तो उनका जो हाइपरलूप है वो काफी पॉपुलर रहा है, हाइपरलूप कॉन्सेप्ट। चलिए कोई बात नहीं, आपने अभी टेस्ला कंपनी का नाम लिया, टेस्ला शब्द आया कहाँ से? सर ये इलेक्ट्रिकल जो टेस्ला नाम के साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम से आया है। पूरा नाम नहीं बता पाएंगे आप? सॉरी सर। निकोला टेस्ला कहाँ के थे, कुछ जानकारी है इनके बारे में? सॉरी सर, इनका ज्यादा वो नहीं पता। अच्छा, इन्होंने किया था कि विद्युत का आविष्कार? जी 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 सर। श्योर है या मैं कह रहा हूँ इसलिए बता रहे हैं आप? नहीं सर, श्योर हूँ सर। अच्छा, चलिए ब्रह्मोस मिसाइल आज के न्यूज़पेपर में चर्चा में है, ब्रह्मोस की कुछ खूबियां बताइए। जी सर, अभी ये सुपरसोनिक स्पीड पे है, क्रूज मिसाइल है, और इसको इसके इंडिया ने इसके 3 वेरिएंट डेवलप कर लिए हैं, जो कहीं से भी लॉन्च की जा सकती है। साथ में ये इंडिया ने और रसिया ने जॉइंटली डेवलप की है। अच्छा, इसकी अभी मारक क्षमता बढ़ाई गई है? जी सर। अब कितना दूर तक ये हमला कर सकती है? सर एग्जैक्टली तो नहीं पता सर। चलिए, आपने आज का न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा मतलब? नहीं सर, आज के न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है। चलिए कोई बात नहीं। मेक इन इंडिया क्या है? मेक इन इंडिया सर, मेक इन इंडिया मिशन था जो 2014 में गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, ताकि इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में डेवलप किया जा सके, और साथ में जो इम्पोर्ट अपन करते हैं, वो इम्पोर्ट को यहीं पे जॉइंटली डेवलप करने के कुछ प्रोग्राम चलाए जाएं, और मोस्टली जो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसको स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। तो जो इंडिया है, जिसमें जो सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है, उसके बजाय हम अपन मैन्युफैक्चरिंग को डेवलप करें, ताकि वो रोजगार भी दे, साथ में जीडीपी में भी ग्रोथ में भी प्रोजेक्ट हो। हम एक तरफ आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, दूसरी तरफ निवेश को आकर्षित करना चाहते हैं, क्या है ये विरोधाभास? जी सर, आत्मनिर्भर भारत का ये तो वो यही है कि मेक इन इंडिया का जो कह सकते हैं न्यूअर वर्जन है, शब्द अलग है लेकिन कॉन्सेप्ट वही है। और जो निवेश है सर, उसमें निवेश तो जब कुछ चीजों की जब कैपिटल नहीं है हमारे पास उतनी रिक्वायर्ड अमाउंट में, उतनी जो टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं कर पाए हैं बहुत सारे सेक्टर्स में, तो जो निवेश के या फिर प्रोफेशनल्स नहीं है, तो उनको जो ट्रांसफर है वो तो करना ही पड़ेगा सर। तो मेक इन इंडिया में अगर ये पार्ट जोड़ दिया जाए तो ठीक है। अंतिम प्रश्न मेरा, राजस्थान सरकार का इस वर्ष का जो वित्तीय बजट है, वित्तीय वर्ष का, उसमें तकनीक से जुड़े हुए क्या प्रावधान किए गए?
सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, बजट से कोई लेना देना नहीं होता है आम जनता को? नहीं सर, बिल्कुल लेना देना होता है। चलिए, धन्यवाद। जी ललित सर। जी सर। जी पवन जी। जी गुड इवनिंग सर। FATF की मीटिंग में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया है। जी जी। क्या होता है FATF, क्या है? सर ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है जो इंटरनेशनल लेवल पे, और जो फाइनेंशियल मैकेनिज्म है उनको रेगुलेटर फाइनेंशियल मैकेनिज्म चाहिए, या फिर जो ग्लोबली फाइनेंशियल सिस्टम्स वर्क कर रहे हैं उनको एक मॉनिटरिंग करने के पर्पज से बनाया गया है। जैसे जो 2001 के आसपास जो एशियन टाइगर्स की जो इकोनॉमीज थी वो क्रैश कर गई थी, उसकी वजह से बनाया गया था, ताकि कोई भी फ्यूचर में ऐसी कुछ इकोनॉमिक क्राइसिस हो उससे डील किया जा सके। धीरे धीरे इसमें जो इसके प्रोविजंस थे उसमें जो मैंडेट था उनमें लगातार एडिशन करते चले गए, और अभी इसमें टेररिज्म फाइनेंसिंग रिलेटेड प्रोविजंस भी हैं। हेलो सर। हाँ बोलिए। जी सर, इसमें टेरर फाइनेंसिंग रिलेटेड प्रोविजंस भी ऐड किए गए हैं। तो जो ग्लोबली है, क्या टेरर रिलेटेड प्रोविजंस क्या हैं? सर इसमें टेरर रिलेटेड प्रोविजंस में यह है कि जो भी कंट्रीज हैं उनमें जो टेररिस्ट रिलेटेड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं उनको वार्निंग दी जा सकती है। उनके जो फॉरेन करेंसी में जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उन पर रोक लगाई जा सकती है। इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर किए जा सकते हैं। उनके एसेट्स पे भी रोक लगाई जा सकती है। कंट्रीज को एक्शंस लेने के लिए बोला जा सकता है। ये जो फॉरेन मनी ट्रांजैक्शंस हैं इनको क्या कहते हैं? किस प्रकार के ट्रांजैक्शन करते हैं ये लोग? सर इसे एक बार रिपीट करेंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो फॉरेन मनी ट्रांजैक्शन आपने बोला है, तो ये किस प्रकार के ट्रांजैक्शन करते हैं ये लोग? सर फॉरेन फंडिंग के तौर पे आवाज अटक रही है आपकी। जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, सर नॉन स्टेट एक्टर्स अदर कंट्रीज में टेरर एक्टिविटीज प्लॉट की जा सकती हैं, उनको स्पॉन्सर किया जा सकता है। तो उससे रिलेटेड जो फंडिंग है उनको रोकने के लिए यहाँ पे प्रोविजंस बनाए गए हैं। ओके। मनी लॉन्ड्रिंग एक वर्ड भी आता है इसमें। जी सर। क्या होता है? सर कुछ इलेजिटिमेट मींस से जो पैसा कमाया जाता है उसको वापस से वाइट करने के लिए, लीगल मनी के तौर पे उसको बनाने के लिए उसमें इतनी सारी लेयरिंग कर दी जाती है कि उसका ट्रेल ना पकड़ी जा सके कि ये इसका सोर्स क्या है, ओरिजिनल सोर्स क्या है। तो इस तरह से जो प्रोसेस किया जाता है उसको मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता है। गुड। अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं कि व्हाइट मनी एंड ब्लैक मनी, तो क्या डिफरेंस? ब्लैक मनी क्या होता है? सर ब्लैक मनी जो इलेजिटिमेट मींस से कमाया गया हो, अर्न किया गया हो, इलेजिटिमेट एंड इलीगल मींस से। ओके। टैक्स नहीं दिया गया वो भी ब्लैक मनी होता है क्या? जी सर। जो नहीं सर, ऐसा नहीं कह सकते टैक्स नहीं दिया गया। कुछ हो सकता है टैक्स एग्जेम्प्टेड वो हो, या फिर जैसे कह सकते हैं एग्रीकल्चर है वो टैक्स एग्जेम्प्टेड है, तो वहां पे उसको ब्लैक मनी नहीं कहेंगे सर। ओके। इलीगल अगर गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में उसको शो न किया जाए तो जो मनी है वो ब्लैक मनी कहेंगे सर। ओके। ये पॉन्जी स्कीम क्या होती है? पॉन्जी स्कीम सर, पॉन्जी स्कीम एक कह सकते हैं एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है जिसमें कई सारे जो फ्रॉड हैं वो शामिल कर लिए जाते हैं। तो पॉन्जी स्कीम होता यह है कि जो भी प्रमोटर होता है वो पब्लिक से पैसा कलेक्ट करता है और उसमें उनको लोभ लालच देता है कि उसमें बहुत ज्यादा परसेंटेज के रूप में उनको इंटरेस्ट मिलेगा। अच्छा बताएं कि डेटा मिररिंग क्या होता है? डेटा मिररिंग। जी सर, डेटा मिररिंग ये है कि जो ओरिजिनल डेटा है उसकी एक कॉपी बना ली जाए और उसको फिर डुप्लीकेट फॉर्म में, तो उसको डेटा मिररिंग कहते हैं। ओके ओके ओके। एक आरबीआई का एक प्लान है उत्कर्ष 2022, ये पढ़ा है आप? उत्कर्ष 20 नहीं पढ़ा है? ठीक है। सॉरी सर, नहीं पढ़ा है। अच्छा, ये एटीएम होते हैं, एक तो व्हाइट लेबल एटीएम होता है, एक ब्राउन एटीएम होते हैं, ये क्या होते हैं? सर
जो एटीएम है उनकी एक प्रमोटर बैंक रहती है, एक वो ओनर रहता है। तो जो कह सकते हैं जैसे एसबीआई का एटीएम है, तो जो उसमें एसबीआई उसका मैनेज करने प्रमोटर भी वही है, उसको जो मैनेज करने वाला वो भी वही है। लेकिन कई बार होता क्या है कि ये कॉन्ट्रैक्ट किसी अदर थर्ड पार्टी को दे दिया जाता है, जो बैंक नहीं होता। कई केसों में वो अलग थर्ड पार्टी रहती है। फॉर एग्जाम्पल इंडिकेस नाम से एक एटीएम खुला रहता है। उसमें जो बैंक है उसने अपनी जो एटीएम की जो फैसिलिटी है, जो उसकी पावर्स हैं, वो किसी और पार्टी को डेलीगेट करके एटीएम है जो किसी और को दिया जा रहा है। सर आई थिंक वो ब्लू लेवल एटीएम बोलते हैं उसको। ब्लू? जी सर आई एम नॉट श्योर कंप्लीटली। बताएं कि भरतपुर के हो आप? जी सर। भरतपुर कितने जिलों को स्पर्श करता है? जी सर मैं काउंट करके बता सकता हूँ। करिए। जी सर, धौलपुर, उसके बाद में अलवर, करौली, और उसके बाद में दौसा, और कितने राज्यों को? जी सर केवल एक ही है सर, यूपी को ही टच करता है सर। नहीं सर, 2, हरियाणा भी है सर। श्योर? जी सर आई थिंक। अच्छा, एक आपके वहाँ देव बाबा का मंदिर है, ये क्या है? जी सर कंप्लीटली नहीं पता, लेकिन यहाँ पे एक पर्टिकुलर जो ग्रुप है उनके द्वारा देव बाबा की पूजा की जाती है। शायद ये इनको गुर्जर जो कम्युनिटी है उनके जो आराध्य देव हैं उनका देव बाबा, उनको देव बाबा बोलते हैं। ओके, ये पुष्टि मार्गीय वैष्णव संप्रदाय का एक मंदिर है आपके वहाँ? सर ये तो जयपुर में है शायद। आपके भरतपुर में भी है? सॉरी सर मैंने मंदिर पढ़ा है आपने, गोकुल चंद्र जी? नहीं सर। ओके, अच्छा ये थाली परिक्रमा क्या है? थाली परिक्रमा? सॉरी सर मैं इससे अवगत नहीं हूँ। ये भोजन बारी? सॉरी सर। ठीक है। अच्छा, ये एक गोल्डन ट्रायंगल पर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। गोल्डन ट्रायंगल के बारे में जानते हो आप? जी सर, गोल्डन ट्रायंगल जो मोस्टली पॉपुलर होता है वो तो अफीम जो प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं उनके बारे में बोला जाता है, जो इंडिया के ईस्ट में पड़ता है। अपने यहाँ? सर ये तो एनवायरमेंटली एंगल से होगा, जो मेरे को श्योर नहीं है सर। ओके, अच्छा ये खानवा के युद्ध के बारे में कुछ बता पाएंगे? जी जी बताइए। सर खानवा का युद्ध भारतीय इतिहास के जो एंगल से एक माइलस्टोन है। यहीं से जो राजपूतों का जो युद्ध था, राजपूतों का जो एरा था, वो काफी कुछ हद तक कम हो जाता है और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है फॉर्मली। ये 1527 में होता है सर, 1527, 1527। राइट, किसके मध्य हुआ था ये? सर ये बाबर मुगल शासक और राजपूत राणा सांगा के बीच हुआ था, और ये इकलौता लास्ट युद्ध कह सकते हैं जो एक हिंदू सम्राट के द्वारा, जिसमें सारे राजपूताना के शासक शामिल हो गए थे और एक जॉइंट फ्रंट। जी अच्छा, ये बताएं कि अफलातून किसको कहा जाता है आपके यहाँ? जी सर आई थिंक अफलातून जो अनएक्सपेक्टेड टाइप से पर्सनल रहता है उसको बोलते हैं। किस शासक को कहा जाता है? सर इस फैक्ट से अवगत नहीं हूँ सर। ओके, मेरा अंतिम प्रश्न, भरतपुर मंडल की स्थापना कब किसके द्वारा हुई? सर भरतपुर की स्थापना 1733 में की गई महाराणा भरतपुर प्रजामंडल के द्वारा। आवाज कट रही है आपकी। भरतपुर प्रजामंडल। सर इसका अभी जी सर अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ सर। जी जी जी, राजेश सर समीक्षा करें। जी सर। पवन जी,
स्कूल में साइंस पढ़ी अच्छे से? जी सर, पढ़ी थी। तो वैज्ञानिकों के नाम नहीं बता पाए आप? जी, स्कूली बच्चा होता है उसको वैज्ञानिकों के नाम पता होते हैं। जी सर, मैं पढ़ लूंगा सर। जगदीश चंद्र बोस, होमी जहांगीर भाभा, साराभाई जी, कलाम साहब, अरविंद, हरगोविंद खुराना साहब, चरक। जी ठीक जी है, जी स्कूल में अपने सबने पढ़ा है। ठीक जी है। इसके अलावा विद्युत का आविष्कार या खोज किसने की? टेस्ला। आपको जब याद दिलाया तब आपने कहा हाँ सर। ठीक है। इसके अलावा जी ब्रह्मोस सर, की उसमें खूबियां कंफ्यूजन नहीं ये बता था पाए। जो जी और टॉप अभी कौन अमीर लोग हैं, ये आप न्यूज़पेपर पढ़े तो आप वॉरेन बफेट को अमीर लोगों की सूची में शामिल कर रहे हैं। बहुत पीछे हैं अभी करंट में। जी ठीक है, लेकिन काफी प्रश्नों के उत्तर आपने अच्छे दिए हैं। आपका बॉडी लैंग्वेज ठीक है और उत्तर देने का जो सलीका है आपका बहुत अच्छा है, लेकिन अपनी जानकारियों को बढ़ाइए जी सर। और अभी सुधार की आवश्यकता है। जी जी जी, धन्यवाद, शुभकामनाएं। जी सर, थैंक यू सर। जी पवन जी, अगर आपका देखें 2 पार्ट में बांटे, एक पर्सनालिटी पार्ट एंड दूसरा नॉलेज पार्ट। तो जी सर। नॉलेज पार्ट में बात करें तो आपको भरतपुर पे खूब पढ़ना है अभी, प्लस जी सर। पूरा डांग क्षेत्र पढ़िए, वहाँ की योजनाएं पढ़िए, प्लस पूरा राजस्थान पढ़िए। और इसके साथ आपको इतिहास का, करंट इश्यूज का, संविधान का, एथिक्स का, इन सब का नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए। जी जी सर। ठीक है, आपके अपने क्षेत्र का नॉलेज आपको अच्छा है, अच्छे जवाब दिए आपने। और व्यक्तित्व पार्ट में हम देखें तो उत्तर शैली अच्छी है, आपका शब्द चयन भी पड़ता है। आप कहीं कहीं लगता है कि आप हिलते हैं बैठे बैठे, तो ये हिलने वाली शैली आप ऑनलाइन ही है या ऑफलाइन में भी इसी तरह से हिलते हैं? सर ऑफलाइन में उतना नहीं है सर। उतना नहीं हिलता, बिल्कुल मत हिलिए उसमें। जी जी, बिल्कुल नहीं है सर, बिल्कुल कूल सर। होके बैठे। एक आप कई बार उत्तर देते टाइम ऊपर देखते हैं ऐसे ही, तो ये शो करता है कि नॉलेज, लैक ऑफ नॉलेज है। नहीं सर, वो एक्चुअली सामने ही वो है निगाह, लेकिन अभी क्या है सर, कैमरा है तो वो ऐसा लगता है कि मैं ऊपर साइड देख रहा हूँ। ओके ओके, ठीक है। बाकी ओवरऑल बढ़िया है। आप इन नॉलेज पार्ट को थोड़ा और अच्छा करिए। आपका क्या डेट आया इंटरव्यू के लिए? सर 9 दिसंबर। 9 दिसंबर है, ठीक है। आप रेडी रहें, मैं आपको अगला शेड्यूल बहुत जल्दी दे दूंगा। जी जी सर, थैंक यू। तब तक थोड़ा सा कोशिश करें कि 12-15 घंटे पढ़ाई हो। तो जी बिल्कुल सर, नेक्स्ट टाइम। हाँ जी जी सर, नेक्स्ट टाइम आप बिल्कुल फील कर पाएंगे कि मैंने नॉलेज में काफी कुछ गेन कर लिया है। ठीक है, ठीक है, ओके। शुभकामनाएं आपको बहुत बहुत। जी जी सर, थैंक यू। जी जी राजेश सर, थैंक यू। थैंक यू सर। जी सर।